गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मॉक टेस्ट जो है वो टेस्ट सीरीज 2 का एग्ज़ाम हुआ और सबने अपना अपना रिजल्ट को देखा। तो सबसे अधिक जो नंबर लाया है वो है गौतम कुमार का। गौतम कुमार ने टोटल 84 नंबर लाए हैं, तो उसी का मैं आज टेस्ट पेपर जो उसको शो आउट कर रही हूँ और इसके साथ ही हम लोग सोल्यूशन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल है, 1 किलो कैलोरी निम्नलिखित के बराबर होता है। तो 1 किलो कैलोरी जो होता है 4184 यानी 4184 जूल के बराबर होता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, 3 फेज ट्रांसफार्मर में फुल लोड धारा ज्ञात करने के लिए किस प्रकार का सूत्र प्रयोग होता है। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में फुल लोड धारा ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो है KVA इंटू 1000 अपॉन √3V। बिल्कुल सही जवाब है। अगला नेक्स्ट सवाल है, ISO का तात्पर्य है, ISO का फुल फॉर्म बताना है। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है, MI यंत्र में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके समानुपाती होता है। तो MI यंत्र में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, MC में अगर पूछा जाए यानी मूविंग कॉइल में, तो वो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो करंट के समानुपाती होता है। ठीक है। अगला सवाल है, 5वां नंबर, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ऊष्मा की इकाई को किस में व्यक्त किया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ऊष्मा की इकाई जो होती है वो जूल में व्यक्त की जाती है। बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है, आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य भार प्राथमिक धारा चलती है। आइडल ट्रांसफार्मर जो होती है, नो लोड पे जो प्राइमरी में करंट होती है वो VP से 90 डिग्री पीछे चलती है। बिल्कुल सही। अगला सवाल है, आवेश का यूनिट क्या है। आवेश का यूनिट जो होती है वो कूलम होती है। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है, एक इलेक्ट्रिक आयरन को 2 पिन सॉकेट से बिजली की सप्लाई हो रही है और यदि एलिमेंट का संपर्क इलेक्ट्रिक आयरन की बॉडी से हो जाए तब क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक आयरन है, 2 पिन सॉकेट से उसको बिजली की सप्लाई दी जा रही है। तो अगर एलिमेंट का जो कनेक्शन है अगर इलेक्ट्रिक आयरन की बॉडी से हो जाए तो भी उसका उसमें वही प्रभाव रहेगा, यानी जो हीटिंग इफेक्ट है वही सेम रहेगा। ठीक है ना, बढ़ेगा ना घटेगा, वही सेम रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका ऊष्मन प्रभाव वही रहेगा। अगला सवाल है, एक परिपथ में कितनी प्रकाश बिंदु हो सकती है। तो परिपथ में जो प्रकाश पॉइंट होती है, लाइटिंग पॉइंट जो होती है वो पॉइंट 10 पॉइंट होती है। ठीक है, यानी अलग अलग 10 स्विच, ठीक है, उससे कोई भी लोड ले सकते हैं, तो इतनी हो सकती है। अगला सवाल है, 1 मिलियन ओम कहलाता है। 1 मिलियन ओम यानी ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो काफी हाई है, तो इसको हम उच्च कहेंगे। ठीक है। अगला सवाल है, MI प्रकार के यंत्र किस सप्लाई पर यूज होते हैं। MI यानी मूविंग आयरन। तो मूविंग आयरन जो होती है DC और AC दोनों पर, ये दोनों सप्लाई पर ये यूज होता है, लेकिन MC अगर होगा तो ओनली वो DC पे चलेगा। अगला सवाल है, ओपन सर्किट टेस्ट हेतु ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग को आपूर्ति प्रदान की जाती है। तो ओपन सर्किट टेस्ट में ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में सप्लाई दी जाती है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग को जो होते हो उसमें सप्लाई दी जाती है और सेकेंडरी को ओपन रखा जाता है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है, केक बेकिंग के लिए घरेलू ओवन का तापमान निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो केक बेकिंग जो होता है, घरेलू ओवन जो ओवन में घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किन उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए जब बिजली ऑन हो। तो जब बिजली ऑन हो तो ओम मीटर या मैगर जो होती है उनका बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें क्या होगा, एक शॉक लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, बड़ा झटका लग सकता है। तो जब बिजली ऑन हो तो इन सबका उपयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य पीले तथा नीले रंग के प्रकाश के मध्य होती है। तो जो हरा होता है, ठीक है, हरे रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो पीले और नीले रंग के प्रकाश के बीच में होती है, इनकी तरंग दैर्घ्य। ठीक है, इस रंग की। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किसी AC सिंगल फेज में पावर फैक्टर होता है। तो पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, cos phi = R/Z। ठीक है, ये इससे भी हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं, या वास्तविक बटे आभासी, इसमें भी हम लोग निकाल सकते हैं। cos phi नहीं होगा, cos phi = R/Z। अगला सवाल है, किसी एनर्जी मीटर की त्रुटि प्रतिशतता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। एनर्जी मीटर, ठीक है, तो एनर्जी मीटर में कोई एरर परसेंटेज निकालने के लिए जो फॉर्मूला होती है वो रिकॉर्डेड रहता है।
माइनस जो वास्तविक है अपॉन वास्तविक, यानी दर्ज ऊर्जा माइनस वास्तविक ऊर्जा अपॉन वास्तविक ऊर्जा, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कौन सा नियम बताता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग शून्य के बराबर होता है? तो ये होता है किरचॉफ का द्वितीय लॉ, यानी केवीएल। केवीएल बताता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग 0 के बराबर होता है। अगला सवाल है, घन कोण की इकाई क्या है? घन कोण की इकाई जो होती है वो स्टेरेडियन है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, वैल्यू लेते हैं 4 पाई। अगला सवाल है, घरेलू वायरिंग में अर्थिंग वायर का आकार क्या होना चाहिए? जो घरों में अर्थिंग वायर होती है उनकी जो साइज होती है वो 14 SWG का वेयर या कॉपर वायर होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है, जब चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होगा? अगर 1 एम्पियर हम कह रहे हैं कि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी पर सेकंड वो होगी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। समटाइम्स आपको कहीं कहीं दिखेगा 6.24, तो दोनों एक ही है, तो आसपास है, तो आप इसको टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, ज्योति फ्लक्स को मापा जाता है? ज्योति फ्लक्स, इल्यूमिनेशन फ्लक्स जो होती है उसको मापा जाता है ल्यूमेन में। बिल्कुल सही जवाब है। यूनिट जो है सबकी आपको याद रखनी है आप सभी को। अगला सवाल है, ट्रांसफार्मर कोर सिलिकॉन इस्पात से बनाई जाती है क्योंकि? तो ट्रांसफार्मर कोर जो होती है वो सिलिकॉन इस्पात से बनाई जाती है और उसको लेमिनेट भी किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि भंवर धारा क्षति जो होती है वो कम होती है, यानी एडी करंट लॉस जो होती है वो कम से कम होती है, इसी कारण सिलिकॉन इस्पात की बनाई जाती है। अगला सवाल है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके मान को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का जनरली यूज किया जाता है या तो वोल्टेज को घटाना या तो बढ़ाना, यानी उसमें चेंजेस करते हैं वोल्टेज को। स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो उपयोग किया जाता है तो इसमें हम वोल्टेज को चेंज करते हैं कम या ज्यादा में। तो ये ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टता यानी वोल्टेज के मान को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी सामान्यतः होती है? तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी जो होती है सभी मशीन की अपेक्षा इनकी ज़्यादा होती है, बता भी चुकी हूँ। इसकी इफिशियंसी होती है 90 से 98% सबसे अधिक, क्योंकि इसकी कोई भी पार्ट जो होती है मूवेबल नहीं होती है, सभी स्थिर स्टैटिक होती है, जिसके कारण इसमें मेंटेनेंस कम से कम होती है। अगला सवाल है, डायनेमोमीटर प्रकार के वाटमीटर में विक्षेपक बल आघूर्ण किसके समानुपाती होती है? तो डायनेमोमीटर प्रकार का जो वाटमीटर होता है उसमें विक्षेपक बल आघूर्ण जो होता है यानी टॉर्क जो होता है वो करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल में जो धारा होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी स्थिर कुंडली और चल कुंडली में धारा के समानुपाती होती है। अगला सवाल है, 3 फेज सिस्टम में 3 फेज वोल्टेज कोण कितने डिग्री पर प्रतिस्थापित होता है? 3 फेज सिस्टम में 3 फेज वोल्टेज जो यानी ईएमएफ जो उत्पन्न होती है वो 120 डिग्री पर प्रतिस्थापित होता है, क्योंकि वाइंडिंग जो होती है 120 डिग्री एंगल पे वाइंड किया जाता है, तो ईएमएफ भी 120 डिग्री पर बनती है। ठीक है, अगला सवाल है, 2 चुंबकों के समान ध्रुव निम्न में से कौन सी क्रिया करते हैं? तो मैग्नेट की ये प्रॉपर्टीज है, अगर समान पोल एक सामने से आए यानी नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर जाते हैं। लेकिन असमान ध्रुव हो तो वो अट्रैक्ट होते हैं, पास आते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस विद्युतीय मात्रा के माप आप मूविंग कॉइल यंत्र से कर सकते हैं? तो मूविंग कॉइल यानी एमसी प्रकार के यंत्र ओनली डीसी के लिए होता है, ये डीसी सप्लाई से चलती है, तो इस टाइप के जो यंत्र होंगे उससे डीसी धारा या डीसी वोल्टेज का माप कर सकते हैं। अगला सवाल है, नियॉन साइन नलिका की प्रचालन वोल्टता निर्भर करती है? नलिका की, तो नियॉन साइन ट्यूब जो होती है उसके प्रचालन जो वोल्टता होती है वो निर्भर करती है नलिका की लंबाई पर। ये 5 मीटर लंबाई तक हो सकती है, ठीक है, और ये किसी भी शेप में इसको आकार में इसको ढाल जा सकता है। अगला सवाल है, प्रकाश एवं पंखे उप परिपथ में प्रयुक्त एल्यूमिनियम के चालक की न्यूनतम अनुप्रस्थ काट होनी चाहिए?
तो लाइटिंग और फैन के लिए जो सब सर्किट होती है, ठीक है, उसमें जो एल्यूमिनियम कंडक्टर की वायर जो होती है वो इसमें रिकमेंड किया जाता है। तो उसकी जो अनुप्रस्थ काट होती है वो यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया वो 1.5 mm² की होनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल है, प्रत्येक सब सर्किट पर लोड अधिकतम हो सकती है। तो प्रत्येक सब सर्किट पर लोड जो होती है वो 800 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये लाइटनिंग और फैन की बात करें, अगर पावर पॉइंट की बात करें पावर सब सर्किट की, तो वो 3000 वाट से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड के प्रतिरोध में प्रति ओम परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड के अगर प्रतिरोध में प्रति ओम परिवर्तन हो रहा है तो उसको प्रतिरोध का ताप गुणांक कहते हैं, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी प्रतिरोध में पर डिग्री सेंटीग्रेड से अगर प्रति ओम परिवर्तन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिरोध का ताप गुणांक। प्लेट अर्थिंग में प्रयुक्त प्लेट इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए। तो प्लेट अर्थिंग जो होती है, ठीक है, उसमें प्लेट इलेक्ट्रोड का जो होता है वो साइज 60x60 लिया जाता है। तो यहाँ ये चीज़ नहीं बताया गया कि वो प्लेट जो होगा वो जीआई प्लेट होगा या तांबे का यानी कॉपर का होगा। अगर कॉपर का लेंगे, दोनों का लंबाई चौड़ाई जो होती है वो 60x60 सेंटीमीटर ही लेते हैं, लेकिन उसकी थिकनेस जो होती है वो अलग अलग होती है। कॉपर का 3.18 mm और जीआई का लेते हैं 6.3 mm, ठीक है, ये दोनों में अंतर होता है। बाकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो 60x60 सेंटीमीटर होती है। अगला सवाल है, फ्यूज वायर की रेटिंग हमेशा निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। फ्यूज वायर जो होती है उसकी रेटिंग एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। अगला सवाल है, बिना पानी भरे ही यदि किसी वैद्युत केतली जो है उसकी बिजली चालू की जाए तो क्या होगा। अगर उसमें कोई पानी वानी नहीं डाला गया है और उसको सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया तो उसकी जो एलिमेंट होती है वो जल जाती है। जैसे इमर्शन भी आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो इमर्शन से पानी वानी जो गर्म करते हैं, अगर उसमें अगर पानी नहीं देंगे और ऐसे ही उसको सप्लाई दे देंगे तो इसको क्या करता है, एलिमेंट को वो जला देता है, तो उसकी एलिमेंट जल जाती है। अगला सवाल है, वोल्ट मापी की सुग्राहिता यानी कि सेंसिटिविटी को व्यक्त किया जाता है। तो वोल्टेज की सुग्राहिता यानी जितनी अधिक उसकी सेंसिटिविटी होगी उतना अच्छा वो यानी एक्यूरेसी वो दिखाएगा। तो सेंसिटिविटी को व्यक्त किया जाता है ओम पर वोल्ट में, ये याद रखना है, वोल्ट प्रति ओम नहीं, ओम पर वोल्ट में। अगला सवाल है, माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पूर्व क्या करना चाहिए। तो माइक्रोमीटर जो होती है जिससे वायर का डाया मेजर किया जाता है, तो जो माइक्रोमीटर होती है उसको यूज करने से पहले सबसे पहले तो उसको जीरो जो होती है जीरो पे उसको एडजस्ट करना होगा। उसके बाद साफ सफाई पे खास ध्यान, क्योंकि उसका जो रीडिंग हम लेते हैं स्केल से, तो वो खास तरह से अपने हाथ को भी सही से साफ करना होगा, कि हो सकता है कि हाथ में गंदगी और उसमें लग जाए तो सही से रीडिंग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो रीडिंग जो होता है हम आंखों से देख के लेते हैं। और साथ ही माइक्रोमीटर को भी साफ करते रहना है, और जब प्रयोग कर रहे हैं तो उससे पहले एक बार जरूर साफ कर लेना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल है, यदि किसी कार्यरत प्रतिदीप्त नलिका यानी कि फ्लोरोसेंट लैंप का स्टार्टर निकाल लिया जाए तो वो क्या होगा, क्या वो जलेगी या नहीं जलेगी या जलती रहेगी। तो कोई अगर फ्लोरोसेंट ट्यूब है, ठीक है, और उसका स्टार्टर निकाल लिया, जब वो जल रही है, जब वो कार्य कर रही है, ग्लो कर रही है, तब तो अगर उसके बाद स्टार्टर को निकालेंगे तो वो कंटिन्यू जलती रहेगी। बहुत बार सोल्यूशन क्लास में इसका डिस्कस भी हुआ, थ्योरी में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन उसके बाद जब उसको दोबारा फ्लोरोसेंट ट्यूब को जो है ऑफ करने के बाद स्टार्ट करेंगे तो दोबारा उसको स्टार्टर के साथ जोड़ना पड़ेगा। अगला सवाल है, रूप गुणांक यानी फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कितना होता है। तो फॉर्म फैक्टर का वैल्यू होता है 1.11, ठीक है। पिक फैक्टर का वैल्यू √2 यानी 1.414, ये दोनों वैल्यू जो है वो याद रखना है। साथ ही इसका रेशियो किस किस के साथ होता है ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित का बना होता है। तो जितने भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो नाइक्रोम के बने होते हैं। नाइक्रोम जो होती है इस दो मिश्र धातु की बनी होती मिश्र धातु होती है, निकल और क्रोमियम की। निकल जो होती है वो 80% और क्रोमियम 20% होती है। इन दोनों की मिश्र धातु से बनाया जाता है और हीटिंग एलिमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू को मेजर किया जाता है।
अगला सवाल है वॉट आवर मीटर किस टाइप के यंत्र है। वॉट आवर यानी एनर्जी मीटर जो होती है तो वो इंटीग्रेटिंग यंत्र का टाइप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखना है। अगला सवाल है विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। तो व्यावसायिक यूनिट जो होती है विद्युत ऊर्जा की वो किलोवाट घंटा है। छोटी इकाई में वाट घंटा भी होता है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा यानी 1 यूनिट के बराबर होता है। अगला सवाल है विद्युत झटके के बाद कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। तो विद्युत झटके के बाद अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, उनको कृत्रिम श्वास देना है और छाती के बल लिटाया जा रही है, यानी ये कौन सी विधि है, छाती के बल अगर लिटा रहे हैं यानी कि उनके पीठ पर छाले हैं, तो पीठ पर छाले होते हैं उसमें शेफर विधि अपनाया जाता है। अगर छाती पर छाले होते तो उनको पीठ के बल लिटाते और वो होती है सिल्वेस्टर विधि। अगला सवाल है स्टार समायोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज EL किसके बराबर होता है। तो स्टार कनेक्शन सिस्टम में लाइन वोल्टेज जो होती है वो होती है √3 इंटू फेज वोल्टेज, यानी फेज वोल्टेज के √3 गुनी के बराबर होता है। स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट जो होती है वो बराबर होती है। अगला सवाल है संप्रेषण लाइनों के सब स्टेशन सिरे के लिए 3 फेज ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का संपर्कण का उपयोग होता है। तो ट्रांसमिशन लाइन यानी संप्रेषण लाइन को ही कहा जाता है। में सब स्टेशन सिरे में जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होती है उसमें स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है, यानी प्राइमरी में स्टार और सेकेंडरी में डेल्टा। यही अगर बात डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात होती तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होती है उसमें डेल्टा स्टार कनेक्शन होता है, ये दोनों याद रखना है। अगला सवाल है समानांतर क्रम में प्रचलित 2 ट्रांसफार्मर में भार का वितरण होगा। तो पैरेलल ऑपरेशन जो होता है यानी अधिक लोड होने पे एक ट्रांसफार्मर के पैरेलल दूसरे ट्रांसफार्मर को जोड़ दिया जाता है सेम केवीए का, हाँ सेम वोल्टेज रेटिंग का। तो उसमें जो भार का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रति इकाई अपघात के आधार पर होता है, ठीक है। अगला सवाल है सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होती है वो सेमीकंडक्टर होती है, तो सेमीकंडक्टर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट 50वां सवाल है सोल्डर निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है। सोल्डर सोल्डरिंग में यूज किया जाता है। ये सोल्डर जो होती है मिश्र धातु होती है टीन और लेड की, जिसमें टीन की मात्रा होती है 63% और लेड जो होती है वो 37% होती है। इस रेशियो में इन दोनों को मिलाया जाता है और ये सोल्डर जो होती है इन दोनों की एक मिश्र धातु है, टीन और लेड की। ये थी आज की मॉक टेस्ट सीरीज 2 का सॉल्यूशन क्लास। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो सीरीज 3 होगी उसके सॉल्यूशन क्लास के लिए हम लोग जुड़ेंगे। अब बताइए इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके, धन्यवाद। नो मैम। तो नेक्स्ट हम लोग क्लास में जुड़ेंगे, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।